तो खमाखणी दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम क्लास से एक और नई वीडियो में। तो अपन सेकंड भाषा करें कि बुक से अपन सीधा चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और लाइन बाय लाइन जो अपनी है उसको अपन सीधा चैप्टर से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको आराम से समझ में, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। जो ऐसी होगी ना, मुझे नहीं लगे कि ये अपनी काम की नहीं है, वो अपन ज्यादा गौर करेंगे नहीं। तो देख सकते हो आप, ये वाली बुक है मेरे पास, फिजिक्स की जो फर्स्ट वाला अपना पार्ट है उसकी है, 12th क्लास की भौतिकी की। और चैप्टर अपन करेंगे पहला स्टार्टिंग से विद्युत आवेशिता क्षेत्र वाला। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो आवेश का मतलब है कि कोई भी एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है ना, यानी कि अगर कोई भी ऊर्जा, अगर उसको निर्माण के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर कोई ना कोई ऐसी वस्तु चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए जिससे वो अपना रूप बना सके, तो उसके लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, वो है आवेश। समझ गए? यानी जैसे कि आवेग होता है ना, कि अगर आपको कोई प्रवोक करे, यानी आपको कोई ऐसे करे कि तू लड़ या फिर तू ऐसा कर, वैसे हम आवेग में आ जाते हैं, वैसे इसमें आवेश है। आवेश और आवेग को आप एक तरीके से समझो कि ये एक समान ही है। ठीक है, अब क्या है अपना नाम आवेश। आपको पता है ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। ठीक है, पता है आपको पहला कौन सा है, पॉजिटिव वाला, और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव वाला, धनायन और ऋणायन। अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो आवेश हैं, आपको पता है, लेकिन लोगों को कैसे पता चला कि आवेश क्यों है, क्या होता है आवेश, कैसे होगा आवेश का मतलब, और क्या करता है आवेश, ये सभी जानकारी अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्षेत्र, क्षेत्र मतलब आपको पता है एरिया। अब देखो, जो आवेश होता है ना, माइनस और प्लस वाला, वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैसे कि आप अपना ही देख लो, आप एक या टिक के नहीं बैठ सकते, समझ लो, मैं अपना बता दूं, मैं टिक के नहीं बैठ सकता, तो मैं घूमता रहता हूँ इधर उधर। ठीक है, तो वैसे ही ये जो आवेश है वो भी एक जगह टिकते नहीं है, समझ रहे हो, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं सीधा। ये बुक अपने पास, अपन अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले भूमिका है, हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर या फिर सलवटी वस्त्रों के शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियां देखने का अनुभव होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो, मतलब सर्दियों की जो मौसम होता है उसमें जो स्वेटर वगैरह आप उतारते हो तो उसमें अलग अलग नॉइस आती है या फिर चिंगारियां भी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी इस परिघटना को स्पष्ट खोजने का प्रयास किया है? विद्युत ऊर्जा का एक अन्य सामान्य उदाहरण आकाश में गर्जना के समय तड़ी दिखाई देना है। अब देखो, तड़ी क्या होती है, तड़ी का मतलब होता है बिजली। इस लाइन में साफ साफ मतलब है कि जो आकाश होता है, जब मौसम खराब होता है तो जो बादल होते हैं वो आपस में रगड़े खाते हैं, मेरा मतलब है कि आपस में से घर्षण करते हैं, तो घर्षण से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, और वो एनर्जी अपन विद्युत के रूप में देखते हैं, यानी कि बिजली के रूप में देखते हैं। बिजली की पावर बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि आपको पता है। अब ऐसी कंडीशन कब उत्पन्न होगी, बिजली कब उत्पन्न होगी, जब एक जो बादल होगा उसका पॉजिटिव होगा और दूसरे का साइड नेगेटिव होगा, समझ रहे हो। अगर ऐसी कंडीशन हो, एक बादल का साइड पॉजिटिव है, दूसरी साइड का नेगेटिव है, अगर वो एक दूसरे के सामने घर्षण करें एकदम पास में आकर, तो ये समस्या में क्या होगी, वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगी, विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और विद्युत की पावर भी उसी अकॉर्डिंग होगी जिस अकॉर्डिंग बादल है। बादल का परिमाप, फिर बादल में कितनी एनर्जी है, उस हिसाब से अपन देखेंगे कि जो विद्युत ऊर्जा है वो कितनी प्रभावशाली है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझो कि जो आवेश है उसी की वजह से कोई भी अगर वस्तु है जिसमें विद्युत उत्पन्न हो रही है, तो उसका मेन कारण आवेश है। ठीक है, आवेश को अपन अपनी बॉडी की कोशिका के रूप में देख लो, आप, आपको आराम से समझ में आएगा। अगर अपनी बॉडी की कोई भी कोशिका काम करना बंद कर दे, एक काम करना बंद करे तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अधिकांश कोशिकाएं अगर काम करना बंद कर दे तो बॉडी का वो पार्ट जिसकी कोशिकाओं ने काम करना बंद किया है वो पूरी तरीके से मान लो कि बेकार टाइप हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी सभी जानते ही हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। विद्युत देखो, जो ये बिजली चमकती है उसका मेन कारण तो मैंने बता दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। विद्युत झटके के समझने का अनुभव हमें इस बात पर भी होता है कि किस कार का दरवाजा खोलते हैं अथवा जब हम अपनी बस की सीट को खिसकाने के पश्चात उसमें लग रही लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। इस अनुभव के होने के कारण हमारे शरीर से होकर एक विद्युत आवेश उत्सर्जित होता है, विद्युत रोधी पृष्ठ पर रगड़ने के कारण एकत्र हो जाती है। अब देखो, इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें ये बताया गया है कि अब आपके साथ जो अलग अलग एक्सीडेंट होते हैं, आपको अलग झटका लगता है या फिर आपकी हाथ से कुछ वाइब्रेशन होती है या फिर अचानक से कोई भी आपके रिएक्शन महसूस करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को छूने पर, वो क्यों होता है। तो देखो भाई, अगर सर्दी का मौसम हो, समझ रहे हो, सर्दी का मौसम हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, यानी कोई भी वस्तु है ना, आप देखोगे आपकी बॉडी अंदर से तो गर्म होगी सर्दी के मौसम में, लेकिन बाहर से आपको ठंडक महसूस होगी। आप ऐसा कैसे देख सकते हो, यानी कि आपके जो कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपकी गर्म हो जाती है, समझ रहे हो। मतलब अगर आप सांस देख लो थोड़ी सी, उसमें गर्माहट महसूस होगी आपको, आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, पर आपकी जो बाहरी बॉडी होगी वो पूरी तरीके से कोल्ड रहेगी, यानी कि मौसम ठंडा है तो आपकी बॉडी क्या होगी,
ठंडी होगी, लेकिन जो आपकी आंतरिक बॉडी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपके मसल्स हो गए या फिर कहूँ कि हार्ट हो गया, उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी, इससे जो आपकी इंटरनल बॉडी है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी। लेकिन आप जो आउटर बॉडी है वो क्या होगी, वो तो सीधी कोल्ड ही होगी। अब हीट और कोल्ड के कारण अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ये क्या बन जाएगा, रिएक्शन बन जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में। ऐसा मान लो कि पॉजिटिव साइड है जो बाहर की तरफ आ जाएगा, समझ रहे हो। और जो लोहा वगैरह अलग ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में अपना जो नेगेटिव साइड है वो बाहर निकालने की ट्राई करेंगे। यानी लोहे वगैरह में क्या होगा, जो नेगेटिव साइड है वो बाहर की साइड आ जाएगी और जो पॉजिटिव साइड होगी जो बॉटम में चली जाएगी, समझ रहे हो, यानी कि आंतरिक शरीर में चली जाएगी। अब इससे क्या होगा, जब भी हम छड़ को छूते हैं या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो सीधा सा फर्क पड़ेगा हमारे हाथों पर, ठीक है, यानी झटका लगेगा या फिर कोई भी तरह की हमें एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है किसी भी प्रकार की चीजों को, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। सूर्यमानों से विद्युत आवेश उत्सर्जित होता है, जो विद्युतरोधी पृष्ठ पर रगड़ने के कारण एकत्र हो जाते हैं। देखिए मैंने जैसे बताया था, जैसे ही अपन किसी दो वस्तुओं को रगड़ेंगे आपस में, समझ रहे हो, कोई दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो जिसके अंदर की पार्ट होगी, आप ऐसा समझो कि जो आवेश होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि वो बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें एक ट्रैप में क्या होता है, एक बंद किया होता है, वो बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपको उतनी एनर्जी मिली उन्हें कि वो आराम से बाहर निकल पाए तो वो कोई संकोच नहीं करेंगे, वो आराम से बाहर निकल जाएंगे। और यही है बोल रहा है कि अगर आप दो पृष्ठों को घर्षण करोगे, दो पृष्ठों को आराम से रगड़ोगे तो क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो बाहर चली जाएगी, ऊर्जा होगी वो बाहर चली जाएगी। और ऊर्जा आपको पता है किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन और मेरा मतलब कि धनायन और ऋणायन के रूप में, ठीक है। एक और बार अगर अपन आगे बढ़ते हैं, आपने यह भी सुना होगा कि यह वैद्युत आवेश स्थिर वैद्युति से उत्पन्न होने के कारण होता है। अब देखो स्थिर वैद्युति की क्या होती है, कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि जो धनायन और ऋणायन होते हैं, आप धनायन ऋणायन से ही समझो, धनायन और ऋणायन होते हैं वो लगातार तो गति करते हैं, लेकिन उनकी गति के कारण परमाणु में या फिर कहूं कि जो अपन ऊर्जा बना रहे हैं उसमें एनर्जी उत्पन्न ही नहीं होती, समझ रहे हो, यानी कोई बाहरी दबाव उन पर पड़ता ही नहीं है, वो केवल अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे अगर अपन बाहर से तोड़ने की ट्राई करें तो वो टूट जाएगा, लेकिन अपन अंदर से तोड़ने की ट्राई करें वो नहीं टूटेगा, ठीक है। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है धनायन और ऋणायन, वो अंदर से तोड़ने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन उससे टूट नहीं रहा है। इसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युति की इसी कंडीशन को कहेंगे। अगर अपन बाहर से कोई भी ताप लगाए, दाब लगाए या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर कोई दूसरी प्रवाहित धारा उसके अंदर से प्रवाह कर दे तो स्थिर वैद्युति स्थिर वैद्युत नहीं रहेगा, स्थिर वैद्युति में इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव नहीं होता, इसलिए उसे स्थिर वैद्युति कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय में हम अगले अध्याय में भी इस विषय में चर्चा करेंगे। स्थिर से तात्पर्य है वह सब कुछ समय जो साथ परिवर्तन अथवा गतिमान नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि गतिमान नहीं होंगे, यानी बाहर आने का ट्राई करेंगे बट आ नहीं पाएंगे। स्थिर वैद्युति के अंतर्गत हम स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न बल, क्षेत्र एवं विभव के विषय में अध्ययन करेंगे। देखो स्थिर आवेश क्या होता है, मतलब कि आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और मतलब धनायन और ऋणायन होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते, समझ रहे हो, उसी को अपन क्या कहेंगे, आवेशों द्वारा उत्पन्न, मतलब नॉन एक्टिविटी, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है आवेश में। अब अपन वैद्युत आवेश, ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत आवेश वाला, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आप भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वैद्युत आवेश इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व हुई इस तथ्य की खोज का श्रेय कि ऊन अथवा रेशमी वस्त्रों को रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ग्रीक देश के मिलेटस ने एक, देखो इसमें बोला है कि लगभग 600 ईसा पूर्व पहले एक आदमी था, ग्रीक का आदमी था, क्या नाम था उसका, थैलस था, ठीक है, थैलस उसका नाम था। उस बंदे ने क्या ऊन को रगड़ा ऊन को, तो उसको कुछ ऐसी चीजें मिली जैसे कि अचानक से झटका आना या फिर चिंगारी उत्पन्न होगा, उसने ऐसी चीजें देखी तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसे करके उसने आवेश की स्टार्टिंग में, शुरुआत में आवेश की खोज करके उसने एक बुक में लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से उसका आगे चलता रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रीक देश का निवासी था थैलस, उसने लगभग 600 ईसा पूर्व पहले इस तरह की खोज कर ली थी आवेश के बारे में, कैसे कि ऊन को रगड़ के उसमें जो अंदर के इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो एक्सचेंज हुए और फिर एक झटका टाइप लगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीक शब्द अथवा, अब जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है जो आप इस्तेमाल करते हो वो कहाँ से, वो भी ग्रीक से ही है, क्यों, क्योंकि जो आवेश है उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, तो वो स्टार्टिंग हुआ था ग्रीक से, ठीक है। अब देखो ये था अपना एक बोलूं तो बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का। अब अपन कल करवाएंगे नॉर्मल चैप्टर, ठीक है। आज के लिए अपनी क्लास इतनी है, अपन कल थोड़ी लंबी क्लास होने का ट्राई करेंगे, आज थोड़ी लेट भी हो रही है, तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।